This is the Saif Malik Gallery. द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज हम एक नए प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है विरासत। कि इस सिलसिले में सबसे पहले हम बातचीत करने जा रहे हैं जनाब जफर गोरखपुरी साहब के साहबजादे, जो खुद अपने आप में उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही मशहूर शायर हैं। बहुत अच्छी शायरी आपकी है जनाब इम्तियाज गोरखपुरी साहब। आपका बहुत ही कीमती वक्त है, लेकिन उसके बाद भी आपने अपना वक्त हमको दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। इम्तियाज भाई, अक्सर होता है कि माँ बाप बच्चों से चाहते हैं कि वो हमारी इस लाइन में जो हम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहते हैं कि वो इस फील्ड में जाए, लेकिन बच्चे नहीं जा पाते। आपने उसकी ही विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है और इतने अच्छे तरीके से किया है कि आपका भी आज एक बहुत बड़ा नाम है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया और हमारे दर्शक भी आपकी बातचीत सुनेंगे और आपसे बहुत कुछ हासिल करेंगे। तो इसको आप शुक्रिया पहले तो आपका कि आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे बुलाया और आज भोपाल आने का मौका मिला, और ये खुशी की बात है कि आज हम आपके मौजूद हैं आपके स्टूडियो में। और इससे पहले भी हम जब भोपाल आए थे तो भी हम आपके स्टूडियो आए थे और इसी तरह का इंटरव्यू का सिलसिला हुआ था। लेकिन आज जो सिलसिला आपने कहा अभी शुरुआत में जो शुरू किया है विरासत वाला, और उसका पहला जो एपिसोड है या जो पहला पॉडकास्ट है, जैसे नाचीज के लिए शुरू किया आपने, तो मेरे लिए एजाज की बात है और खुशी की बात है कि आज पहला एपिसोड मेरे वालिद साहब के नाम से मंसूब किया गया है। मैं आपका पहले शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, सैफ मलिक साहब का और आपका। ये हमारे और हमारे दर्शकों की, हमारे चैनल की आपके चैनल का माशाल्लाह मैं देखता हूँ आपके सारे इंटरव्यूज। इससे पहले मैं बाकायदगी से मैं देखता रहता हूँ, और इन 1.5 सालों में जिस तरह से चैनल की प्रोग्रेस हुई है इंटरव्यू लेने के तरीके में या गेस्ट जिस तरह से म्यारी आ रहे हैं, तो मुझे खुशी हो रही है कि चैनल बाकायदा आगे बढ़ रहा है और इसके अंदर काफी इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है मुझे। तो वालिद साहब का जिक्र किया आपने विरासत का, तो मैं वालिद साहब के ताल्लुक से कुछ बुनियादी चीजें बता दूं कि वालिद साहब की पैदाइश जो है 1935 5 मई को हुई। गोरखपुर के एक जिला बैदौली बाबू एक गांव है हमारा, वहाँ पे हुई, और बुनियादी मदरसे की तालीम उनकी हुई गोरखपुर में हुई। और उसके बाद 1938 में या उसके 37 के आसपास गांव में एक हैजा की बीमारी शदीद फैल गई पूरे गोरखपुर में। तो हमारे दादा और दादी वालिद साहब को लेकर बम्बई आ गए। तो बम्बई वालिद साहब की पहली विजिट वही थी, लेकिन दादा तो है 1930 से बम्बई में ही थे। बम्बई में आने के बाद कुछ अरसा बम्बई में गुजरा और फिर वापस वतन लौट गए। तो वहाँ मदरसे में बुनियादी तालीम उर्दू की होने के बाद 1942-43 में क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद फिर एक आज़ादी का जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर वो बम्बई वापस आ गए। और बम्बई आने के बाद उन्होंने अंजुमन इस्लाम जो कुरला में एक स्कूल है, वहाँ पे अपना दाखिला लिया सेकेंडरी में, और वहाँ पे अपनी प्राइमरी तालीम उर्दू मीडियम से अंजुमन इस्लाम में उन्होंने बाकायदा ली। और उसके बाद रहा शायरी का सिलसिला, तो शायरी जो है वो खुदादाद सलाहियत का नाम है। शायरी कोई यहाँ वहाँ से ली नहीं जाती है, आदमी पैदा होता शायर, बनता नहीं है। बिल्कुल। बचपन से उनको शेर व शायरी का शगफ लगाव था, और बहुत कम उम्री में ही 1953 में ही उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक का साथ थामा। और सज्जाद जहीर साहब से एक काला पानी जगह है बम्बई में, मदनपुरा, वहाँ तरक्की पसंदों का एक बड़ा ऑफिस या गए उनका गढ़ था, और वहाँ जाके उन्होंने कुछ 25 पैसे में अपनी मेंबरशिप ली और तरक्की पसंद तहरीक की मूवमेंट में, और कुछ ही सालों में उनसे एकदम जुड़ गए। और बहुत कम उम्र के मेंबर थे वो तरक्की पसंदों में। उस वक्त कैफी, जानिसार, साहिर, मजरूर साहब, सज्जाद जहीर, कृष्ण चंद्र, ये सब बड़े बड़े सीनियर लोग थे, लेकिन वालिद साहब की उम्र हार्डली 17-18 साल की थी। और उनकी तहरीक से, उनके तरीक़ेकार से इतने मुतासिर हुए वालिद साहब के, उन्हीं से जुड़ गए।
और तरकी पसंदों की एक सोच थी कि वो गज़ल नहीं कहते थे, गज़लों के एकदम मुखालिफ थे वो। उनको नज़्मों का शायर चाहिए, नज़्म के वो थे, अपनी बात या अपनी तहरीक की जो बात है वो नज़्मों में कहते थे। जी। वाली साहब गज़ल लिखने लगे। जी। तो एक मीटिंग में सज्जाद ज़हीर ने उनको समझाया कि आप इस तरह से नहीं चलेगा। जी। आपको नज़्में कहनी पड़ेगी अगर तहरीक में रहना है तो। जी। तो फिर वाली साहब ने नज़्में कहनी शुरू की और मश्क होता गया। फिर पहली नज़्म जब उन्होंने लिखी तो मेरी मीटिंग में जब उन्होंने नज़्म सुनाई तो सज्जाद ज़हीर साहब ने उनकी नज़्म फाड़ दी। बोले ये इस तरह से नहीं लिखी जाती है। जी। इसको माशूक की बात नज़्मों में नहीं कहना है। अच्छा। आपको भूख लगती है, मेहनत कश दिखता है आपको रास्ते पे, मेहनत और आप पे जुल्म हो रहा है। जी। उस चीज़ों को आप नज़्मों में लिखें, बजाय इश्क और माशूकी नज़्में नहीं चलती हमारे वहाँ। जी। बड़े मायूस हो गए, लेकिन कैफी आज़मी साहब ने उनको समझाया और कहा कि ये सब होता रहता है, आप मसला ना हरें। जी। और कुछ किताबें मेरे पास हैं घर में, वहाँ ले जाइए आप, उसको पढ़िए, उस तहरीक की आइडियोलॉजी को। फिर आस्ते आस्ते अब इससे समझ में आया कि तहरीक क्या है, क्या सोचती है, किस तरह से शायरी होती है। जी। तो वाली साहब ने कुछ किताबें जाफरी साहब से ली, कुछ कैफी साहब से ली, जी, कुछ मजू साहब के घर से ली। तो इस सिलसिला उन्होंने सीखने का इन तीनों से बहुत लिया, बहुत मुतासिर मशक्कत की बहुत ज्यादा। फिर 1961 में जी उनका पहला शेरी मजमुआ आ गया पेशा। जी। पेशा में सारी ज्यादातर नज़में ही थी और उसी सोच की ही थी, तरक्की पसंद तहरीक के सोच की। टाइटल भी उनका लाल था और नाम भी कैफी आज़मी नाम रखा था, पेशा। जी। तो ये किताब पूरी जो अब्बा की थी वो पूरी 100% तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से या उनकी सोच के से ही थी। कई हिंदुस्तान के कई शहरों में सफर किया वाली साहब ने उनके साथ। जी। फिराक गोरखपुरी साहब से उनकी मुलाकात 1965 में हुई। जी। गोरखपुर के एक मुशायरे में। तो बहुत खुश हुए कि आप हमारे वतन के हैं। जी। बहुत खुश हुए। तो ऑल इंडिया मुशायरा हुआ था, वहाँ पे उन्होंने कहा कि फिराक गोरखपुरी ने कि ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा शायर बनेगा। तो इस तरह से बड़ों की सोहबत में उनके साथ सीखना, उनके साथ रहना, जी, ये वाले साहब ने हमेशा उन्हीं से सीखा है शायरी का सिलसिला और एक सोच आइडियोलॉजी जो तरक्की पसंदों की थी वो। ये सफर जारी रहा। उसके बाद 65-70 के बाद वाली साहब इसी तरह उनकी बात फिर एक दौर आया कि वो फिल्म या नॉन फिल्म गाने लिखने का भी एक दौर आया कि भाई आप मुशायरे से नहीं काम चलेगा, वो कैसेट में का दौर भी चलेगा। तो पहला उनका एल्बम तलत महमूद साहब ने गाया। जी। तलत महमूद की आवाज में पहला एल्बम वाली साहब का आया, रिकॉर्डिंग हुआ, बहुत खुश हुए, काफी मकबूल हुआ। लेकिन वो मशहूर है, वो यूट्यूब पे है वो पूरा एल्बम वाली साहब का तलत महमूद वाला। जी। इसी तरह से वो गाने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर लेट 60s में आते आते कव्वाली का एक दौर शुरू हुआ। जी। जैसे वाली साहब ने फिर कव्वालियां भी बहुत लिखी यूसुफ आजाद साहब के लिए और बहुत सारे कव्वालों के लिए। हमारे थे हम तुम, बड़ा लुत्फ था जब, और देख तमाशा लकड़ी का चांद को छूने वाले इंसान। बड़ा लुत्फ था जब ओ कुंवारे थे हम तुम सुनो जी, बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम सुनो जी, बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम सुनो जी, बड़ा लुत्फ था जब। कितनों का शादी से पहले था हंगामा, फितनों का शादी से पहले। बड़ी ब्यूटीफुल थी जवानी की रातें, हसीनों से होती थी रंगीन बातें। मुझे याद है आज तक वो जमाना, हसीनों के जमघट में पिकनिक मनाना। मगर बन गई जब से तू मेरी दुल्हन, मेरी जिंदगी बन गई एक उलझन। जो शादी हुई 2 बजे मेरे 12, मेरी हर खुशी हो गई 9-2-11। तेरी बूढ़ी माँ ने कभी मुझको डांटा, कभी बन गया तेरा बाप दिल में कांटा। कभी जान को आ गए तेरे भाई, कभी तेरी बहनों ने की हाथापाई। और उस पर सितम हर बरस एक बच्चा, चलो अब मुझी को चबा जाओ कच्चा। हुआ हर मजा किरकिरा आशिकी का, समझ लो जनाजा उठा जिंदगी का। सोच तू पगले सर तेरे
एहसान है कितना लकड़ी का। अरे चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का। चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का। जगत में कोख से जब माँ की तूने जन्म लिया तो सबसे कब्ल इसी लकड़ी ने तेरा साथ दिया। ज़ईफ दाई ने संसार के हयूले में सुला दिया तुझे लकड़ी के कुछ झूले में। छूटा जो झूला तो लकड़ी की चारपाई मिली, बनी जो लकड़ी के छिलकों से वो चटाई मिली। उम्र में 5 की जब आई मदरसे की घड़ी तो गुरु के हाथ की लकड़ी से पहले आंख लड़ी। नशिस्त लकड़ी की, कुर्सी भी तेरी लकड़ी की, कलम भी लकड़ी का, तख्ती भी तेरी लकड़ी की। हुआ तू 12 बरस का तो और खुली किस्मत जब और आई तेरे हाथ पांव में ताकत। निकल के घर से गुलिस्तान में जिस घड़ी पहुंचा, उछलता कूदता मैदान में जिस घड़ी पहुंचा तो अपनी खातिर खुद ही बनाया अरे गिल्ली डंडा लकड़ी का। चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का। बहुत ही मतलब मशहूर। हाँ, मशहूर कव्वाली जो आज भी लोग गाते हैं शादियों में, अपनी महफिलों में जी। और फिर उसके बाद साबरी ब्रदर्स का आना हुआ बॉम्बे जी। और वो आए और उन्होंने वाली साहब की 2 कव्वाली लिखाई, हलीमा गोद में तेरी, चांद उतरने वाला है और मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। और एक मशहूर जी और उनका वो के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, हमने सोच रखा है रात यूं गुजारेंगे। अब्दुल्ला के घर से जहां में नूर बिखरने वाला है। अब्दुल्ला के घर से जहां में नूर बिखरने वाला है। अब्दुल्ला के घर से जहां में नूर बिखरने वाला है। दाई हलीमा गोद में तेरी जान करने वाला है। दाई हलीमा गोद में तेरी जान करने वाला है। दाई हलीमा गोद में तेरी जान करने वाला है। दाई हलीमा गोद में तेरी जान करने वाला है। दाई हलीमा गोद में तेरी जान करने वाला है। दाई हलीमा गोद में तेरी जान करने वाला है। दाई हलीमा गोद में तेरी अब्दुल्ला के घर से जहां में नूर बिखरने वाला है। अब्दुल्ला के घर से जहां में नूर बिखरने वाला है। अब्दुल्ला के घर से जहां में नूर बिखरने वाला है। अब्दुल्ला के घर से जहां में नूर बिखरने वाला है। अब्दुल्ला के घर से जहां में तकदीर हलीमा की जागी। अल्लाह रहमत के बादल छाते हैं। जगमग जगमग होते हैं तशरीफ मोहम्मद लाते हैं। अब्दुल्ला के घर से जहां में नूर बिखरने वाला है। अब्दुल्ला के घर से जहां में नूर बिखरने वाला है। अब्दुल्ला के घर से जहां में नूर बिखरने वाला है। दाई हलीमा गोद में तेरी जान करने वाला है। दाई हलीमा गोद में तेरी जान करने वाला है। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के दे। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के दे। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के दे। अल्लाह के अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। अल्लाह के
सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। वो खुश नसीब है जिसे मंजूर है नमाज, वो खुश नसीब है जिसे मंजूर है नमाज। मोमिन की पाक रूह का एक नूर है नमाज, मोमिन की पाक रूह का एक नूर है नमाज। शैतान की पहुंच से बहुत दूर है नमाज, शैतान की पहुंच से बहुत दूर है नमाज। दिल को खुदा की याद का मस्कन बना के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। अब ये साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, हमने सोच रखा है हर रात यूं गुजारेंगे, हमने सोच रखा है रात यूं गुजारेंगे, रात यूं अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, हमने सोच रखा है अरे रात यूं गुजारेंगे कि धड़कने बिछा देंगे तेरे शोख कदमों में, धड़कने बिछा देंगे तेरे शोख कदमों में। हम निगाह से तेरी आरती उतारेंगे, धड़कने बिछा देंगे तेरे शोख कदमों में। हम निगाह से तेरी आरती उतारेंगे, अब इस साल पूनम में जब तू आएगी मिलने। ये कव्वालियाँ इतनी मशहूर हुई 60s और 70s के दौर में कि हर आम खास के घर घर पहुंच गए ये कलाम वालिद साहब का। और वालिद साहब को उनकी शोहरत और उनकी वर्सेटाइल में कलाम में वैसा मिली कि आप शायरी मुशायरा तो है ही थे, साथ साथ में गानों के उसमें भी आप, और इतना मतलब 70s का दौर ऐसा था कि सारी कव्वालियाँ हिट उनकी बैक टू बैक, जो लिख दे रहे वो और डिमांड बढ़िया। लेकिन फिर वो एक जैसा काम करते करते उगता गए वो, वही कव्वाली वही लंबी लंबी लिखना, तो वो उनके दिमाग में एक बर्तन से हो गए कव्वाली बन के, कुछ उसमें है नहीं, बहुत मेहनत भी है। ऐसे भी 20 रुपए 15 रुपए कव्वाली के मिल रहे हैं, 30 रुपए मिल रहे हैं, उससे क्या होने वाला है। तो ये सिलसिला उन्होंने बंद करके फिर 78-79 में उनकी मुलाकात पंकज उधास से हुई। अच्छा। पंकज उधास नए नए आए थे और उनको, और एक ट्रेंड आया था गजल सिंगर का, जहाँ पर एक पेटी शॉल उड़ के एक आदमी गा रहा है गजल, एक उसके अंदर हारमोनियम लिए हुए एक अच्छा सा, तो लोगों ने वो माहौल को कबूल किया कव्वाली से हट के गजल का। तो पंकज उधास साहब ने एक रॉयल अल्बर्ट नाम का एक एल्बम बनाया 1981 में। तो उसमें वालिद साहब की पहली गजल उन्होंने रिकॉर्ड की, दिन को भी इतना अंधेरा है मेरे कमरे में, साया आते हुए भी डरता है मेरे कमरे में, चोर बैठा है कहाँ सोच रहा हूँ मैं जफर, क्या कोई और भी कमरा है मेरे कमरे में। तो ये गजल इतनी मशहूर हुई और पंकज उधास को एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया इतनी अच्छी गजल के बाद। फिर एक एल्बम बनाया उन्होंने नायाब नाम का, और वो नायाब तो माइलस्टोन बन गया पंकज उधास साहब के लिए भी, वालिद साहब के लिए भी। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं खता। ऐ गमे जिंदगी ऐ गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, ऐ गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा। एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला, मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला। एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। ये गजल के बाद अगर पीछे मुड़ के ना पंकज उधास साहब ने देखी और ना वालिद साहब ने देखा,
वहां से उन दोनों की पक्की दोस्ती और साथ में काम करने का एक अंडरस्टैंडिंग बनता गया। लेकिन साथ साथ में ये चलने के वाले साहब की किताबें भी आती गई। 1976 में बच्चों की किताब आई है, जो आप पीछे देख रहे होंगे, सच्चाइयाँ, नाचरी गुड़िया, ये 2 बच्चों की कहानी लिखी उन्होंने। और साथ साथ फिर उनका जो वादिय सर 79 में उनकी किताब आई नज़्मों की। 79 की जो वादिय सर किताब थी वो भी तरक्की पसंद तहरीक की पूरी छाप थी और पूरी तरह से फेल किताब हो गई वो। लोगों ने बोला यार आप उसी दायरे में ही लिख रहे हैं, तरक्की पसंद मेहनत मजदूर जैसी का। और 79 और 80 आते आते तरक्की पसंद का जवाल हो चुका था। उसके बहुत वजूहात है, तरक्की पसंद का जवाल कैसे हुआ, क्या हुआ, ये एक लंबी दास्तान है, लेकिन जवाल ऑलमोस्ट हो चुका था 79 के तरक्की पसंदों का। तो वाली साहब ने फिर उस हॉल से बाहर निकल के 1986 में उनकी किताब आई गोखरू के फूल। जो गोखरू के फूल किताब आई है वो एकदम अलग थी उनकी, ना वो तरक्की पसंदों से अलग थी, ना जद्दीजत से थी। एक अलग तरह की किताब थी, वहाँ पर मेहनत कश भी थी और मजदूरों की बात, लेकिन नए अंदाज में थी। नए अंदाज में उन्होंने नए अंदाज, एक नया तर्ज शायरी में लाया और एक नया ट्रेंड सेट किया कि शायरी ऐसी होती है। और गोखरू के फूल की किताब की कामयाबी के बाद कई लोग, कई 100 शोरा पैदा हुए उस किताब पढ़ के। गोखरू के फूल के बाद वो किताब आज भी लोग ढूंढते हैं, मुझसे मांगते हैं कि वो किताब कहाँ है, और कई लोगों ने सीखा उससे पढ़कर। तो साथ साथ में गाने का सिलसिला भी चलता रहा और साथ में ये किताबें भी आती रही। तो ये दोनों बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए, शायर के लिए, कि भाई अब गाना लिखना एक अलग फॉर्मेट है, उसकी अलग एक रिदम है, शायरी का अलग है। ये दोनों को बैलेंस करना एक आर्ट है और एक बहुत मुश्किल काम है। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसको भी उन्होंने आसानी से किया, वाकूबी किया। उसके बाद उन्हीं के करीब किताब आई, फिर बल्कि ठंडी ताबा आई, किताबें आती गई, क्योंकि उनका एक ही बोला था कि किताब और अदब को छोड़ा नहीं है। फिल्मी गाने ये तो आएंगे जाएंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मैं जिंदा रहूंगा तो सिर्फ किताबों के अदब के नाम से ही जिंदा रहूंगा। तो उन्होंने अदब को हमेशा से प्रायोरिटी दी है लिखने पढ़ने में, और हमेशा उन्होंने यही कहा कि अपनी जबान और अदब से हमेशा कमिटमेंट उनका बहुत आखिर तक था। मेरा एक किस्सा वही है कि जब मेरा एडमिशन कार्तिका स्कूल कुरला में हम जब रहते थे, वहाँ मेरा एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ और उनको पता नहीं, रात में गिल्ट हुआ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, अपने बेटे का एडमिशन इंग्लिश स्कूल में कर रहा हूँ। नेक्स्ट दिन जाके मेरा नाम उन्होंने काट दिया कि नहीं आप इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे, आपको उर्दू में डालेंगे। तो ये उनकी सोच थी, ये उनकी जज्बा था कि नहीं यार उर्दू स्कूल में नहीं पढ़ेगा, लोग क्या बोलेंगे, या आगे अगर इंग्लिश में अगर विरासत का जो आज कैसे कंटिन्यू होगा, अगर इंग्लिश में होता तो शायद मैं यहाँ बैठा नहीं होता, आगे सारी गुफ्तगू नहीं कर पाता। तो उनकी सोच थी, दूरअंदेशी थी उर्दू की जबान के लिए, और हमेशा से वो उर्दू जबान के लिए फिक्रमंद रहते थे। जितने भी उनके हमारे घर में शोरा खुतबा आना जाना हमेशा से लगा, तो उनके लिए वही 2-3 मशवरे थे कि भाई पढ़िए और लिखिए, बाद में जो करना है करो, लेकिन पहले पढ़ो, लिखो, छपो। ये मुशायरा उशायरा सब आखिर की चीज है। हमेशा मुशायरे के वो थे कि आप आखिर वाला मामला, पहले आप पढ़िए, दूसरों को पढ़िए, हम असरों को पढ़िए, उस्तादों को पढ़िए, फिर लिखिए और फिर उसके बाद छपिए, फिर उसके बाद अगर वक्त तो मुशायरे में फिर जाइए। आप पहले अपने आप को साबित कर दीजिए। मुशायरा उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था। हमेशा कई मुशायरे उन्होंने छोड़ दिए, कभी मुशायरों को तरजीह नहीं दी उन्होंने, मुशायरे की वजह कभी भागा वो कभी नहीं कुछ। मैं आया था भोपाल पहली बार, उनके साथ ही आया था जब अर्जुन सिंह साहब सीएम थे। बड़ा मुशायरा था ग्राउंड, मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत छोटा था, लेकिन मुझे याद है कि लाखों की मजमा मुशायरा था, इंडो पाक मुशायरा था वो। तो बहुत ही मुझे साथ साथ हमेशा मुशायरों में रखते थे और हमेशा यही मशवरा था कि देखो क्या लिखते हैं लोग, कैसे पढ़ते हैं, उनसे सुनो, बैठो, के साथ रहो। तो मेरी शर्फ आती लगे, मैंने जॉन एलिया साहब के साथ वक्त गुजारा है, कैफी साहब, जाफरी साहब और जो अंसारी साहब, बड़े शोरा उस वक्त थे, उनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला। तो एक तरबियत जो थी वो बुनियादी थी, वो बचपन से ही मेरे साथ अंदर कहीं ना कहीं वो चल रही थी। और ये आज इसलिए मैं जो बोल पा रहा हूँ उसकी सबसे बड़ी वजह यही कि मेरी बुनियाद बहुत मजबूत है, और मजबूत है कि मैं बयान नहीं करना कि मुझे कोई बोले आपको मुशायरा, तो मैं हमेशा नहीं, पहले किताब या वो। तो फिर उसमें आपकी दिलचस्पी खुद ब खुद बढ़ती गई या वालिद साहब? दिलचस्पी ये खुद ब खुद होती है, यहाँ पे कोई किसी चीज पर मुसल्लत नहीं की जा सकती है। आज भी हम किसी बच्चे को मार पीट के कुछ सिखाया नहीं जा सकता है कि आप इसको सीखो, जब तक उसके अंदर वो जज्बा आग नहीं होगी। बिल्कुल।
वो चीजें नहीं बन रही, आग होना जरूरी है। वालिद साहब के अंदर आग थी, वालिद साहब ने दादा से हमारे बगावत की। तो किस्सा यह है कि बीच में वो दादा का हमारे दादा ने बहुत कोशिश की वालिद साहब को कि वो शायरी की तरफ ना आए, उनकी किताबें कुएं में डाल दी। उर्ला का हमारा कई मकान थे 4-5 वो बेच दिया सस्ते में कि बम्बई में ना रहे, स्कूल से नाम काट दिया उनका। लेकिन वो जो अंदर वो आग होती है जो उसको बनना है वो कोई रोक सकता नहीं रोक सकता। तो इस तरह से मेरे साथ भी वही लगा, अगर बनना है तो फिर आप सलाह कैसे है, अंदर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर लगन है, तो आपको कोई रोक सकता नहीं है बनने के लिए। तो ये चीजें मेरे पर कोई ऐसा नहीं था कि बनना ही है, वालिद साहब ने छोड़ दिया था फ्री, अगर आपको अदब में आना तो आइए, नहीं आना है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। जब आप सुनते होंगे और जब आपने उस दौर में सुनी होंगी जब वालिद साहब के आपके गजलें इतने बड़े बड़े गायक बने पंकज उधास जी ने, और फिल्म में भी बाजीगर में किताबें बहुत बड़ी इतनी अच्छी कव्वाली जो मशहूर हुई, तब आपको कैसा लगता था सुनने के बाद? उस वक्त मैं बहुत छोटा था, लेकिन बाद में थोड़ा होश संभाला, हमने समझ में आई शायरी क्या है। वालिद साहब का कलाम में तो बड़ी खुशी होती थी कि रेडियो पे नाम सुनाई दे रहा है, अखबार में नाम छप रहा है, या लोग घर में आते हैं तो उस चीज की तारीफ करते हैं, या कहीं बाहर जाते थे तो लोग मुझे फला कव्वाली आपकी पसंद करते हैं या फला गाना आपका सुना वालिद साहब, तो बड़ी खुशी होती थी, एक प्राउड फील था कि माय फादर पर्सनालिटी है। क्योंकि वो चीजें ऐसी हैं कि उस दौर में ही नहीं, आज भी अगर अपन जो सुनता है तो उसको उससे कभी बोर नहीं होता हूँ। मतलब जो उन्होंने लिखा है और जिस अंदाज में गाया गया उसको कव्वाली में या गजल में पंकज उधास जी ने गाई है, तो वो सुनने के बाद आदमी बोर नहीं होता। एक चीज ऐसी होती है कि एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 12 में ऐसा लगता है कि नहीं अब यार बहुत हो गया। तो वो कलाम ऐसा है कि उसको आज भी लोग सुनते हैं और पसंद करते हैं। नहीं, कलाम उस जमाने की शायरी वालिद साहब की हो या उनके हम असर जितने शायर थे उस वक्त, आज वो शायरी रेलेवेंट है, जिंदा है और जिंदा रहेगी, क्योंकि वो शायरी मरेगी नहीं कभी, क्योंकि वो बैकग्राउंड उनका, उनकी मश्क, उनकी मेहनत, उनका मुताला, उनके जो हम असर सीख कर वो चीजें आई थी। आज जो है रेडीमेड शायरी हो रही है, तो यहाँ से लिया वहां से लिया, शायर बन गए, नहीं ये तो बना दिए गए। ये शायरी में फर्क है दोनों के। आज के जो गाने हैं आप एक दिन के बाद पुराने हो जाते हैं, सुनने लायक नहीं होते, मजा नहीं है। लेकिन आज हम भी, और एक छोटी सी मिसाल है कि आज भी हम शादियों में या किसी फंक्शन में अंताक्षरी करते हैं तो ज्यादातर हम 70s 80s के ही गाने गाते हैं। बिल्कुल, मुझे आज शर्त लगा बोलो क्या कोई 2000 का गाना गा ले या 2020 का गाना कोई अंताक्षरी में नहीं गा पाएंगे, नहीं गा पाएंगे, 80s में 70s में ही जाएंगे। रीमेक्स भी जो बन रहे हैं, वजह वही है कि उस वक्त की शायरी पक्की शायरी थी, लोग पक्के थे, एक अदब से आए हुए थे, एक थोड़ा स्कूल के लोग मानने वाले थे, इसीलिए उनकी शायरी रिलेवेंट है और आज भी हमेशा रहेगी। जैसे लोग पुरानी चीजों को सुनते हैं और आज की चीजों में जो बात होती है, जो शायरी होती है, उसमें लोग सुन के कुछ उनको मतलब समझ में नहीं आता कि ये क्या कहना चाह रहा है शायर। लेकिन पुराने जो शायर थे उनको सुन के लोग सोचते हैं कि इसीलिए तो क्या पुरानी शायरी की मुराद यही है कि पुराने लोगों ने थॉट स्कूल से सीख कर आए थे, एक उनके उस्ताद, उनके शागिर्द, फिर वो चीजें एक रवायत थी, एक लेगेसी आगे थी। तरक्की पसंदों ने जब बम्बई में कयाम किया 53-54 में, तो उनका एक मकसद यही था कि जो हमारी थॉट है वो ड्रामों में, फिल्मों में, गानों में, अफसानों में हर जगह फैलाओ, वो मकसद था। तो उनके जो मानने वाले थे उन्होंने उसको फॉलो किया, तो उसके मानने वाले ने उनको फॉलो किया। तो ये था, इसीलिए गाने आप शकील बदायूनी के सुन लो या नौशाद साहब का कंपोजिंग सुन लो या साहिर के गाने सुन लो, क्यों इतने मेलोडियस है, क्यों इतने आज भी सुनेंगे, क्योंकि वो उसको फॉलो करते आ रहे थे। वो एक ज़हन में था उनके कि ये इस चीज को बनाना इस तरह से, कमर्शियल नहीं थे। आज कमर्शियलाइज का जमाना है, आज कम वक्त में ज्यादा चीजें बनाना है और सस्ता बनाना, चीजों जितना सस्ता बनाएगा वो उतना ज्यादा मशहूर है। मशहूर तो होता है लेकिन वो चंद दिनों के लिए है, वक्ती तौर पे 30 सेकंड की रील भी आज हम देख के बोर हो जाते हैं, उसको फौरन स्क्रॉल कर देते हैं। इंसान इतना वो हो गया है कि आज 30 सेकंड को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन आप मुजफ्फर साहब को देखिए तो लोग आज भी सुनते हैं। नहीं, आज भी सुनते हैं, आज भी इनकी किताब लोग मांगते हैं, आज भी कहीं जिक्र होता है तो सुनते हैं। आज यूट्यूब पे उनके बहुत सारे मुशायरे की वीडियोस हैं, लोग सुनते हैं। शायरी है और शायरी आसान नहीं है, शायरी बहुत मुश्किल सिंफ है लोग, लेकिन आज इस तरह समझ रहे हैं कि शायरी बहुत आसान चीज है। शायरी आसान नहीं है, बिल्कुल सीखना पड़ता है, उस्ताद से सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ो तो जाके एक लाइन मिसरा कहीं आता है। ये एक मिसरे के लिए बहुत खून बहाना पड़ता है, लेकिन लोगों को लगता है कि बहुत आसान चीज है, लेकिन वो आसान नहीं है, बहुत टफ है।
और आप ने उस विरासत को संभाल रखा है। कोशिश है बड़ी बात है, कोशिश है जो भी मुझसे बन पाता है जी मैं करता हूँ। नहीं, आपकी शायरी में भी वजन है, ऐसा नहीं है। मैं सीख रहा हूँ अभी भी, मैं लर्नर हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, आपका बड़प्पन है, कोशिश जारी है कि सीख रहा हूँ और सीखता रहूंगा। अभी भी कंप्लीट नहीं कोई कहलाता अपने आप को, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। और मेरी ये कोशिश है कि जो आने वाली नस्लें हैं, जो लड़के आज शायरी की तरफ आ रहे हैं, उनके लिए वही मैसेज है कि वो पहले पढ़ें, उस्तादों को पढ़ें, उस्ताद ना बने। लोग पढ़ने से पहले उस्ताद बन जाते हैं, तो उस्ताद ना बने, पढ़ें, उस्तादों को मश्क करें, सुनाएं छोटी छोटी नशिस्तों में। जिस तरह नशिस्तों का आज दौर खत्म हो चुका है, सीधा मुशायरा ही चाहिए लोगों को, तो वो नशिस्तें कायम करें, छोटी छोटी महफिलें करें, एक दूसरे को सुनने सुनाने की कोशिश करें, सीखें उससे, तो जरूर फायदा होगा। अच्छी शायरी फिर दौर आएगा, फिर अच्छे दौर लाएंगे, लोग अच्छे शायर आएंगे। देखिए हमारे दर्शक लोग कुछ आपसे, जो आपके वालिद साहब के कुछ अशार हैं जो आपको काफी पसंद भी होंगे, तो वो सुनना चाहेंगे थोड़ा। जरूर। मेरे एहसास की बात है, वालिद साहब वैसे तरन्नुम में नहीं पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, कभी कोशिश भी नहीं की तरन्नुम पढ़ने की, क्योंकि फिर से वही बात है कि उन्होंने सीखा उस्तादों से। तो उनकी दो तीन अशार जो मशहूर थे मुशायरों में, जो अक्सर पढ़ा करते थे कि शेरदा के इरादा हो अटल तो मौजज़ा ऐसा भी होता है, इरादा हो अटल तो मौजज़ा ऐसा भी होता है, दिए को जिंदा रखती है हवा ऐसा भी होता है। और शेर है कि किसी मासूम बच्चे के तबस्सुम में उतर जाओ, किसी मासूम बच्चे के तबस्सुम में उतर जाओ तो शायद समझ पाओ खुदा ऐसा भी होता है। बहुत। और एक दो शेर से कि ये लोग कैसे अचानक अमीर बन बैठे, ये सब थे भीख मेरे साथ मांगने वाले। और आखिरी शेर सुना देता हूँ कि मोहब्बतों का ये अंदाज सुबह शाम रहे, बिछड़ भी जाए तो कायम दुआ सलाम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे इतनी बातचीत की, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियाँ दी और काफी अच्छी नसीहत भी की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।